Bharti here. So we are continuing our series by continue our chapters of class 6. This is the chapter 4, what books and burial tell us. So basically whenever we talk about the history or anything, this is the first thing we should consider कि हमें पता किससे चल रहा है. हमें पता चल ही पा रहा है किससे, बुक से, बुरियल से, जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं जब हम डग आउट करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, उनसे हमें पता चलता है. सो दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो टेल अस अबाउट दैट कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली हैं. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, स्क्राइब्स के बारे में, सील्स के बारे में. सो वो हमें कैसे पता चला? हमें पता ही इस वजह से चला कि जो हमें वहाँ से रिटन डॉक्यूमेंट मिले, सील्स मिले, वहाँ से हमें जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे हमें चीज़ें मिली है, उनसे हमें ये चीज़ें पता चली है. सो वी विल फाइंड अबाउट इट कि इन सब चीज़ों से हमें क्या क्या पता चल रहा है. तो हम पहले स्टार्टिंग में अगर हम रिटर्न की बात करें, बुक्स की बात करें, तो बुक्स में जैसे हम बात कर सकते हैं, चार हमारे पास जो वैदिक टाइम की जो बुक्स हैं वो हैं ऋग्वेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा. ये चारों हमारी वेदास हैं. सबसे जो ओल्डेस्ट वेदा है वो है ऋग्वेदा. ऋग्वेदा को ओल्डेस्ट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तो ये 3500 ईयर्स अगो पहले कंपोज की गई थी, बनाई गई थी. एंड इसमें हमारे हाइम्स मिलते हैं. व्हाट इज़ हाइम्स? हाइम्स आर बेसिकली, इसका मीनिंग तो दे रखा है सुक्ता और वेल सेड, बट हाइम का मतलब होता है जब आपके पास जैसे आप मंत्रास को बोलते हो, चैंटिंग करते हो, मंत्रास होते हैं किसी चीज़ को परफॉर्म करने के लिए. यजना, यजना आज के टाइम पे हम उन्हें यज्ञ बोलते हैं, बट दैट इज़ यजना. यजना मीन्स जो यज्ञ हैं आपके, उनको परफॉर्म करने के लिए जो मंत्रास चैंट किए जाते हैं, पर्टिकुलर चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए यज्ञ किया जाता है, उसके लिए जो मंत्र हैं उनको हम हाइम्स बोलते हैं. ये भगवान के लिए होते हैं. जैसे कि आप जैसे हम हर भगवान के लिए हर मंत्र का यूज़ करते हैं, अलग अलग चीज़ों को एक तरीके से पाने के लिए या फिर चीज़ों को करने के लिए हम मंत्रास को यूज़ करते हैं. जैसे कि गायत्री मंत्र है, ठीक है, एंड लाइक सिंपल दैट ओम नमः शिवाय, दिस इज ऑल्सो मंत्रा. सो दीज आर द हाइम्स. सो ये हाइम्स किसके लिए थे? दे आर इन द प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स एंड गॉडेसेस. अच्छा, इसमें भी ना कुछ मेन गॉड हैं, जैसे कि हमारे just a second, let me start with mark, right. जैसे कि हमारे मेन गॉड है अग्नि के गॉड, जो कि फायर, आप मीनिंग ही समझ सकते हैं अग्नि से. अग्नि मीन्स फायर, गॉड ऑफ फायर. ये तीन मेन गॉड है जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है हमारे वेदास में. देन हमारे हैं इंद्रा. इंद्रा वॉरियर गॉड है, ठीक है. एंड देन इज सोमा. सोमा जो कि प्लांट है. ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि लाइक जो ये सोमा है वो क्यों इतना इम्पोर्टेंट था. तो सोमा से क्या होता है कि ये प्लांट है जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाई जाती है, जिसको ज़्यादातर मतलब कि ये यूज़ किया जाता था एक मीन्स जो आपके देव हैं उनके लिए होता था ये ड्रिंक, और या फिर जो हाई क्वालिटी सोल्स होती थी उनके लिए. देन जो ये हाइम्स है, ये कंपोज कौन कर रहा था? ये कंपोज कर रहे थे सेजेस. सेजेस मीन्स जो ऋषि और जो मुनि होते थे, वो लोग इसको कंपोज करते थे. और जो प्रिस्ट होते थे, याद रखिएगा, सेजेस अलग है, प्रिस्ट अलग है. प्रिस्ट और दोज पर्सन जो क्या करते थे, संस्कृत पढ़ना जानते थे और सिखाना जानते थे इन हाइम्स को, या फिर परफॉर्म करते थे वो यजनास को. लेट मी राइट डाउन फॉर यजना को परफॉर्म करते थे. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्टूडेंट्स को सिखाते थे. अच्छा, स्टूडेंट क्या करते थे? यहाँ पे रिसाइट करते थे, याद करते थे, मेमोराइज करते थे, सेंटेंस बाय सेंटेंस. मीन्स एक एक वर्ड जिस प्रोनाउंसिएशन में बोला गया है उसी को सेम टू सेम जो स्टूडेंट होता था वो रिपीट करता था, मेमोराइज करता था और उसको सिखाया जाता था. एंड स्पेशली ये सारे के सारे जो हाइम्स है वो ज़्यादातर मैन ने कंपोज किए हैं. बहुत कम हमें मिलते हैं
ऐसा नहीं मिले नहीं है, बट हमें बहुत कम मिलते हैं जो वुमेन ने कंपोज किए हों। उसका रीज़न भी बहुत ज़्यादा है, ऐसे है कि वैदिक एरा में क्या होता था कि वुमेन्स को सिखाया नहीं जाता था, एजुकेशन नहीं दी जाती थी, एंड दैट्स वाई इतनी ज़्यादा हमें वुमेन्स के बारे में नॉलेज नहीं मिलती है जो वैदिक संस्कृत को जानती हो। ऐसा नहीं है मिली नहीं है, आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे उनमें मिली है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है नंबरिंग में। सो यहाँ पे हम देखते हैं जो ऋग्वेदा है वो, अच्छा यहाँ पे संस्कृत जो आज के टाइम पे आप संस्कृत पढ़ते हो, इट इज़ डिफरेंट, इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर टाइम। वो वैदिक संस्कृत होती थी, एंड जो आज के टाइम पे है वो सिंपलर संस्कृत है। आज के टाइम की संस्कृत तो आप इजीली पढ़ सकते हो, पुराने टाइम की संस्कृत पृष्ठ भी आज के टाइम पे काफ़ी नहीं पढ़ सकते हैं। नाउ संस्कृत के बारे में अगर हम बात करें तो संस्कृत इंडो यूरोपियन फैमिली से आती है। इंडो यूरोपियन फैमिली में बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, और उसमें भी संस्कृत को सबसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि संस्कृत इज़ अ मदर ऑफ लैंग्वेज। इसे काफ़ी सारी लैंग्वेजेस को जनरेट किया है। जैसे संस्कृत में मात्र, हिंदी में हम माँ बोलते हैं, इंग्लिश में मदर बोलते हैं, ऐसी और भी लैंग्वेज है। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट फैमिली से इंडो और तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज आती है, ठीक है। एंड आपका फिर द्रविडियन फैमिली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम ये वाली लैंग्वेज आती है। एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली में झारखंड, सेंट्रल जो इंडिया है उनकी लैंग्वेज आती है। फिर अगर हम देखें तो जो हमारा इंडिया में बहुत सारी बुक्स ना पहले सिर्फ रिसाइट होती थी और मेमोराइज होती थी, देन उसके बाद रिटर्न करने लग गए हम उसको और प्रिंट करने लग गए। एंड इसके बाद अगर हम देखें तो हमें काफ़ी सारे ना ऐसे एविडेंस मिलते हैं जिसमें ना जो रिवर्स है उनको ज़्यादातर क्या दिया गया है, एक इम्पॉर्टेंस दिया गया है। स्पेशली इसमें जैसे दो रिवर का नाम ज़्यादा लिया गया है और रिवर को गॉडेस की तरह ट्रीट किया गया है, माना गया है। तो जैसे कि दो रिवर है व्यास एंड सतलुज, यहाँ पे विश्वामित्र और यहाँ पे जो दो रिवर है इनके बीच में डायलॉग हुआ है, बातचीत हुई है। विश्वामित्र कौन थे? ये सेजेस थे, एक ऋषि थे। ये आप देख सकते हैं, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। मैन्यूस्क्रिप्ट आपने अर्लियर चैप्टर में पढ़ी थी कि मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, जो रिटन डाउन हैंड बाय हैंड लिखी जाती है। सो इट इज़ नॉट रीडेबल फॉर यू बिकॉज आप अभी नहीं जानते हैं पढ़ना। सो ये हमें कहाँ पे मिली है ये मैन्यूस्क्रिप्ट? ये कश्मीर में मिली है 150 ईयर्स अगो, और अभी इसको इस टाइम पे पुणे महाराष्ट्र में प्रिजर्व करके रखा गया है। ये डायलॉग बता रखा है विश्वामित्र एंड जो दो रिवर थी व्यास एंड सतलुज उनके बीच में। इसके अलावा गंगा रिवर के, यमुना रिवर, सरस्वती, इनके बारे में बताया गया। अगर अब हम बात करें, जो हम बात कर रहे थे यजनास की, तो मैंने आपसे कहा था कि जो यजना है वो पर्टिकुलर डिज़ायर, पर्टिकुलर किसी चीज़ को पाने के लिए परफॉर्म किया जाता था। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि किस लिए परफॉर्म किया जाता था, तो मेन चीज़ें थी आपकी चैरियट, कैटल, हॉर्सेस, इन तीनों को ही, और इसके अलावा और भी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये तीन है, सन के लिए। तो ये जो प्रेयर होती थी ज़्यादातर, और ऋग्वेदा में इनके लिए हाइम्स है पर्टिकुलर, जैसे कि कैटल के लिए चिल्ड्रन में भी स्पेशली सन के लिए एंड हॉर्सेस के लिए। इन तीनों के लिए सबसे ज़्यादा क्यों किया गया, उसका रीज़न है जो कैटल है वो एक तरीके से ना हमें बहुत सारी चीज़ें देती है, मिल्क देती है, एग्रीकल्चर में हेल्प करती है, और लाइक हमें उससे क्या होता है, हमें एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ में हेल्प करती है, हमें उसे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। इसको हम पशुधन के नाम से भी जानते हैं कि इससे हमें क्या मिल रहा है, एनिमल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। एंड सिमिलर फॉर हॉर्सेस क्या करते हैं, बैटल में हमारे काम आते हैं, ठीक है। एंड चैरियट में, और चैरियट किस में चाहिए होता है आपको, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आने जाने के लिए, एंड प्लस बैटल के लिए चाहिए होता था, तो उन दोनों में काम आते हैं, इसलिए हॉर्सेस के लिए भी हाइम्स होते थे। नाउ सन लीनियज के लिए वर्शिप किए जाते थे कि ये जो भी चीज़ें मेरी हैं, प्रॉपर्टी को आगे किसको दिया जाए, या जो मेरा लीनियज है, मेरे डिसेंडेंट चलते रहने का मतलब है फादर के बाद सन आए, सन के बाद उनका बेटा आए, तो उनका जो फैमिली है वो पूरी कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि जो गर्ल्स होती थी वो शादी करके तो बाहर मतलब कि दूसरी फैमिली में चली जाती, तो लीनियज कंटिन्यू नहीं रहता था उनका। सो दैट्स वाई दे ऑल्सो बिलीव कि सन लीनियज के लिए चाहिए। आज के टाइम पे चीज़ें डिफरेंट है, लेकिन उस टाइम पे डिफरेंट चीज़ें थी।
एंड इसलिए क्या होते थे, अच्छा इन्हीं तीनों के पीछे बैटल भी होते थे। कैटल को कई बार कैप्चर कर लिया जाता था, हॉर्सेस को कैप्चर कर लिया जाता था, और आपके जो क्या कहते हैं कैटल्स के अलावा जो ये चैरियट्स हैं, इनको भी ये लोग मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी होती थी बेसिकली उनको कैप्चर करके वो यूज़ करते थे। सो इनके लिए आपकी बैटल भी होती थी, लैंड के लिए भी बैटल होती थी, एंड इन्हीं के लिए यजनास परफॉर्म किए जाते थे, सेक्रीफाइस ऑफरिंग करते थे। सेक्रीफाइस का मतलब क्या है? सेक्रीफाइस इज नॉट नेसेसरली मीन्स किसी की बलि देना। सेक्रीफाइस का मतलब होता है कि यहाँ पे आप क्या करते हो, गॉड एंड गॉडेसेस को ऑफर करते हो, कुछ खाने की चीज़ें ऑफर करना आप देख सकते हो। जैसे कि खाने की चीज़ में क्या है, जैसे कि घी, ग्रेन, और क्या कहते हैं, और भी चीज़ों को मिक्स करके हवन जिसको हम बोलते हैं, उसको यजना में परफॉर्म करते थे, उसको सेक्रीफाइस करते थे। और उसमें फायर का होना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि फायर सबसे ज़्यादा सेक्रेड थिंग मानी जाती थी, पवित्र चीज़ मानी जाती थी। यहाँ पे बहुत सारे केसेस में ऐसा भी मिला है कि एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस किया गया है। इस टाइम पे आप देखेंगे जो राजाज है ना, वो कोई रेगुलर आर्मी नहीं रखते थे, उनकी असेंबलीज होती थी। असेंबली मीन्स टुगेदर दे मेट एंड डिस्कस्ड ओवर फ्यू थिंग्स, एंड उनके जो वॉरियर्स होते थे वो बहुत स्किलफुल होते थे। नाउ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि हमने कहा था आपको, प्रिस्ट यहाँ पे जो थे वो थोड़े डिफरेंट थे। दे आर नॉट अ ऋषि, दे आर द पीपल हु नो वैदिक संस्कृत, दे परफॉर्म यजनास। एंड वो जो राजा होता था उसके लिए परफॉर्म करते थे यजनास को। एंड इन प्रिस्ट को समटाइम्स लोग ब्राह्मण्स भी बोलते थे, ये रिचुअल्स वगैरह परफॉर्म करते थे। लेकिन राजा वो नहीं थे जो अभी आप जानते हो, क्योंकि वो राजा अभी कोई आर्मी नहीं रखते थे, उनके कोई पैलेसेस नहीं थे, टैक्स कलेक्ट नहीं करते, दे आर जस्ट लाइक अ लीडर। ठीक है, राजा मीन्स लीडर उस टाइम पे। अब इसके बाद हम बात करें तो, लेकिन इसके बाद राजा जैसे जैसे धीरे धीरे उनके लिए, जैसे प्रिस्ट ने यजना परफॉर्म किया, ठीक है, धीरे धीरे वो स्ट्रांग बनते गए, लाइक उनको ऑफरिंग मिलती गई लोगों से, थोड़ा सा मनी कलेक्ट हो गया एक तरीके से, अगर मैं बोलना चाहूँ धन इकट्ठा हुआ। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने अब लोगों को कनेक्ट करना शुरू किया, तो एक कम्युनिटी बनी। उस कम्युनिटी एज अ होल को हम किस नाम से जानते हैं? जना नाम से। ठीक है, एंड अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे और भी कम्युनिटी डेवलप होती है, जैसे कि आपकी यहाँ पे हमने, आपको याद होगा वर्णा हमने बताए थे तो लास्ट टाइम, तो वर्णा में हमने बताए थे 4 वर्णा होते हैं, जिसमें कि एक वर्णा का यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज वैश्य जना। तो वैश्य जो जना होते थे, यानी कि जो वैश्य वर्णा है, वो विश शब्द से निकला है, एंड विश का मतलब ही होता है जना, इट मीन्स अ कम्युनिटी। तो यहाँ पे जैसे बहुत जना के बारे में बात कर सकते हैं, बहुत कम्युनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे कि पुरुजना, ठीक है, देन यदुजना एंड भारत जना, यानी कि कम्युनिटी है, पर्टिकुलर कम्युनिटी के ये एक ग्रुप। ठीक है, यदुवंश, जैसे आप, मैं अगर डायरेक्ट वर्ड बोलना चाहूँ, वंश यानी कि क्लैन पूरा होना, एक कम्युनिटी होना पूरी की पूरी। यादव वंश, कौरव वंश, पांडव वंश, भारत जना, यदु जना, तो जना दैट वंश, विश, ये इस मीनिंग के लिए यूज किया गया है। अब यहाँ पे ना बात आती है कि ये हाइम्स जो है वो कंपोज किसने किए, हम आप बताएंगे कि प्रिस्ट ने कंपोज किए थे। लेकिन जो प्रिस्ट है वो यानी कि जो लोग हैं जिन्होंने हाइम्स कंपोज किए, या जिनके लिए हाइम्स कंपोज जो है उनको परफॉर्म करने के लिए कि वो लोग परफॉर्म करेंगे, तो वो लोग अपने आप को आर्यास बोलते थे, और वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। और जो उनके अपोनेंट थे उनको क्या बोलते थे? दासास एंड दास्यूस। ठीक है, दीज आर द थ्योरीज। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हिस्ट्री में हर चीज़ परमानेंट होती है। हिस्ट्री लोग लिखते हैं, ह्यूमन लिखते हैं, एंड ह्यूमन गलत भी होते हैं समटाइम्स। सो आई एम नॉट एबल टू से कि दासास, क्योंकि कई जगह पे बताया जाता है कि जो दासास है या जो दासियों से जिनको बोला गया है, वो लोग क्या थे? इंडिया के नेटिव थे, एंड आर्यस बाहर से आए थे। सो आई एम नॉट एबल टू कन्फर्म दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हेयर, बिकॉज दीज आर जस्ट थ्योरीज। ठीक है, थ्योरीज बदलती हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, देयर वर पीपल हु डिड नॉट परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, यानी कि जो ये दासा दासी थे ये सेक्रीफाइस नहीं करते थे, कोई यजना परफॉर्म नहीं करते थे, ये डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे, और इनको जो आर्यास थे वो एक तरीके से इल ट्रीट करते थे, क्योंकि दे हैव अ डार्क कॉम्प्लेक्शन, आर्यास हैव अ वाइटिश कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, सो वो हमेशा अपने आप को सुपीरियर मानते थे जो दास्यूज या दासाज है उनसे। दास्यूज वुमेन्स के लिए वर्ड यूज किया गया है, एंड बाद में इनको
स्लेव मान बोला जाने लगा, एंड फेमिनाइन वर्ड के लिए दासी यूज करते हैं। इसके बाद इनको ना बहुत इल ट्रीट किया जाता था, एज अ प्रॉपर्टी ओनर इनको प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता था, इनके साथ कुछ भी कर सकता है। एंड ऋग्वेदा जो है ज़्यादातर जो हम देखते हैं वो कंपोज कहाँ की गई है, वो नॉर्थ वेस्ट पार्ट में कंपोज की गई है। एंड इसके बाद हम देखते हैं मेगालिथ। मेगालिथ की स्टोरी के बारे में जानते हैं। मेगालिथ की स्टोरी अगर हम बात करें, मेगालिथ अगर मैंने आपको उस टाइम पे जब पढ़ाया था स्टोन वाले चैप्टर में, तो मैंने कहा था कि मेगालिथ इज अ स्टोन जिसमें क्या करते हैं हम कि ना बड़े बड़े स्टोन्स का यूज करते हैं। मेगा का मतलब ही है बड़े, या लिथ का मतलब होता है, लिथोस का मतलब होता है स्टोन। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, स्टोन बोल्डर्स बनाया जा रहा है। स्टोन बोल्डर्स क्या होते हैं, ये ना बड़े बड़े बिग स्टोन्स होते हैं, एंड ये स्पेशली यूज किए जाते हैं बुरियल साइट्स के लिए, कि बुरियल साइट्स को मार्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। अब बुरियल साइट क्या होती है, बुरियल साइट है जब फैमिली में से कोई मर जाता था तो वहाँ पे क्या करते थे वो लोग, उस जगह पे उसको बुरी कर देते थे, यानी कि दफना देते थे, एंड वहाँ पे मार्क बना देते थे बोल्डर से, बड़े बड़े स्टोन्स चारों तरफ लगा देना, ठीक है, ताकि हम मार्क कर सके उस चीज़ को कि यहीं पे उस पर्सन को दफनाया गया है, बुरी किया गया है। तो इससे क्या होता है, अगर नेक्स्ट टाइम किसी फैमिली में किसी की डेथ होती है तो वहीं पे उस पर्सन को लेके आया जाएगा, वहीं पे दफनाया जाएगा। और वो लेके कैसे आते थे, वो लेके आते थे पॉट होल से, अभी हम देखेंगे। एंड जो अगर हम देखें ये जो पॉट होल्स थे, इन्हीं के थ्रू क्या लाई जाती थी, डेड बॉडी लाई जाती थी। डेक्कन में अगर हम देखें तो ये साउथ इंडिया में भी प्रेवलेंट था काफ़ी ज़्यादा, एंड नॉर्थ ईस्ट कश्मीर में भी हमें ऐसे एग्जाम्पल मिले हैं। अब हम देखते हैं कि जो ये पॉटहोल्स थे, ये बुरियर्स थे, वो अंडरग्राउंड किए जाते थे कई जगहों पे। कई जगहों पे ये भी हमें मिला है कि जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि सर्कल बनाया गया है चारों तरफ, ठीक है, ये तो मार्किंग साइट है, और ये बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, और यहाँ पे उसको यानी कि बुरी किया गया है, और इसके पास में एक सिंगल लार्ज स्टोन भी रख देते थे अगर ये सर्कल नहीं बनाते थे तो। सो दिस कॉल्ड द मेगालिथ। इसको आएगा आपका डेफिनेशन कि मेगालिथ क्या है, तो मेगालिथ में आप बताएंगे कि क्या किया जाता था, सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स लगाए जाते थे, या फिर लार्ज स्टोन लगाया जाता था स्टोन ग्राउंड के ऊपर, वो यूज किया जाता था एज अ मार्किंग अ बुरियल साइट। Now, all these burials have some common features such as, यहाँ पे आपको क्या मिलते हैं इनके साथ, लास्ट टाइम भी हमने बताया था आपको कि जो ये लोग क्या किस में बिलीव रखते थे, ये लाइफ में बिलीव रखते थे कि जो डेथ के बाद होगी, कि डेथ के बाद भी कोई लाइफ है, तो उसके साथ क्या करते थे, पॉट्स रखना, वेपन्स रखना, हॉर्सेस रखना, लेकिन जो भी उस पर्सन को पसंद है उसको रखना, वो चीज़ें यूज़ की जाती थी। कई बार तो स्टोन गोल्ड के ऑर्नामेंट वगैरह भी रखे गए हैं, एंड बुरी किया गया है पॉट्स को, और पॉट्स में भी डिस्टिंक्टिव पॉट होते थे ब्लैक एंड रेड वेयर के। ये टूल्स एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्होंने दिखा रखे हैं। एंड इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है आपका कहाँ पे, ये देखते हैं कि हम ना जब हमें बुरियल साइट से, जैसे कि आपका इनाम गांव है, मेहरगढ़ है, यहाँ पे हमें जो बुरियल साइट है वहाँ पे एक चीज़ हमें समझ में आई कि यहाँ पे ना स्टेटस डिफरेंस था काफ़ी ज़्यादा, कि जैसे एक स्केलेटन में के साथ क्या था, हमें 33 गोल्ड बीड्स मिलती हैं, 2 स्टोन बीड्स मिलते हैं, 4 कॉपर बैंगल्स मिलते हैं, 1 कॉन्च शेल मिलता है। वहीं पे हमने और अदर स्केलेटन मिले हैं तो उनके पास कुछ सिर्फ पॉट्स वगैरह थे जो हमें मिले हैं, ठीक है, और इससे हमें पता चलता है कि वहाँ पे स्टेटस में क्या था, डिफरेंस था, यानी कि अमीरी गरीबी थी, तो पुअर रिच का डिफरेंस था, हो सकता है वो चीफ हो पर्सन, तो ये भी हमें देखने को मिलता है। एंड ये मैंने आपको बताया था दैट अगर सेम फैमिली के मेंबर है, उनकी डेथ हुई है, तो क्या किया जाता, बॉडी को अलग जगह पे नहीं बुरी किया जाता था, उनको वहीं पे बुरी किया जाता था, उनको लेके आया जाता था, उस बॉडी को ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पॉट होल्स। पॉट होल्स मैंने बताए थे आपको, दिखाए थे उस पर्टिकुलर एरिया से, उस वो दिखने में छोटा लग रहा है लेकिन उस पर्टिकुलर जो होल है उससे क्या किया जाता, पॉट होल से उसको लेके आया जाता था स्टोन, और उसे भी बोल्डर से, छोटे छोटे पत्थरों से उसके चारों तरफ उसको रखा जाता था ताकि एक साइन बनाया जा सके, साइन पोस्ट की किस फैमिली से है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इनाम गांव की। तो अगर हम इनाम गांव की बात करें, ये एक स्पेशल बुरियल साइट है, एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इनाम गांव है
इट इज़ ऑल्सो इन अ महाराष्ट्र रीजन, ठीक है। एंड ये घोड़ रिवर जो कि भीमा जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे बसा हुआ है। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि 3600 या 2700 ईयर्स को यहाँ पे लोग रहते होंगे। यहाँ पे हमें एडल्ट्स मिले हैं बुरीड हुए, यानी कि बच्चे नहीं मिले हैं, ऐसा बहुत बहुत रेयर आई गेस नहीं मिले ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्स मिले हैं, ठीक है, बड़े लोग मिले हैं, बच्चे नहीं हैं, बच्चों की स्केलेटन नहीं मिले हैं हमें। और उनका एक पोजीशन है उनको दफनाने का भी, उनको बड़ी करने का भी, कि उनको स्ट्रेट लेटाया गया है विद क्रॉस लेग पोजीशन में, ठीक है, लाइक जैसे इस तरीके से क्रॉस लेग पोजीशन में उनको ले डाउन किया गया। और उस पर्सन का जो हेड है वो नॉर्थ में है। एंड कई बार ये भी देखा गया, लास्ट टाइम हमने देखा था कि काफ़ी सारी जगहों पे क्या किया गया है, काफ़ी लोगों को अपने घर में ही बुरी किया जाता था, और स्पेशली उस जगह पे जहाँ पे वो ग्रेनरी सिस्टम रखते थे, जहाँ पे ग्रेन्स वगैरह रखते थे, और वो जो पर्सन डेड हो चुका है उसके साथ वाटर, फूड, ये सब भी रखा जाता था। एंड आप ये भी देखेंगे, अभी हमें और भी चीज़ें पता चलेंगी इनके बारे में। सो यहाँ पे हमने जैसे बताया था, अच्छा इसमें भी क्या था, ये किस में मिला है, ये जो पर्सन है क्रॉस लेग पोजीशन में, ये आपको एक जार में मिला है। कैसा जार, आपने देखा होगा आपके घरों में भी ना जग होते हैं, ठीक है ना, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं। तो ये जार में मिला है, लेकिन जो ये जार था एक तरीके से ये 4 लेग्ड क्ले जार था, ठीक है, 4 लेग्ड क्ले जार था, जिसमें ये हमें कोर्ट यार्ड में, घर के आंगन में मिला है। और वो घर कैसा था, 5 रूम वाला घर था, ठीक है। एंड उसमें भी और ये जो उसमें इनाम गांव में सबसे बड़ा घर था, तो आप समझ सकते हो सकता है वो चीफ का हो, किसी का हो। और दैट्स अगेन वहाँ पे ग्रेनरी भी थी, वहाँ पे क्रॉस लेग पोजीशन में ये जार हमें मिला है, ठीक है। एंड ये 4 लेग जार था कोर्ट यार्ड में ऑफ अ 5 रूम हाउस, ठीक है। इन द सेंटर सेटलमेंट में यहाँ पे ग्रेनरी थी, ठीक है, जहाँ पे हमें, अच्छा आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे हमें कोर्ट यार्ड में मिला है, तो कोर्ट यार्ड में हमें जार मिला था 4 लेग, जिसमें पोजीशन में वो मिला था। एंड ग्रीनरी में भी हमें ऐसे मिले हैं, क्रॉस लेग पोजीशन में बॉडी मिली है। एंड सो दिस इज ऑल अबाउट। सो लास्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे जो स्केलेटन था उसको पहचानेंगे कैसे कि वो किसका है, मेल का है फीमेल का है। तो एक ही तरीका होता था मेल एंड फीमेल के स्केलेटन को पहचानने का, कि जो फीमेल है उनका पेल्विक एरिया क्या होता है, ब्रॉड होता है, क्योंकि उन्हें क्या करना होता है, चाइल्ड को कैरी करना होता है। बट जो मेल होता है उसका पेल्विक एरिया ब्रॉड नहीं होता है। सो दैट्स हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन मेल एंड फीमेल स्केलेटन। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो इनाम गांव में हमें और भी चीज़ों में इंफॉर्मेशन मिली है, जैसे कि यहाँ पे लोग वीट, बार्ले, पल्सेस, मिलेट, पीस, सीसम, इन सब चीज़ों को यूज़ करते थे खाने के लिए। एनिमल्स की बोन्स मिली है, जैसे पेग, सांभर, स्पॉटेड डियर, बफेलो गोट, ठीक है, इन सब की हमें बोन्स मिली हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है वो वर्क मोस्टली एग्रीकल्चर का या फिर स्कल्पचर्स इन सब का काम करते थे। एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें हमारे ब्लू बॉक्स में, तो हमने स्केलेटन के बारे में तो बताया ही है। एंड लास्ट वन इज, यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है चरका के बारे में। चरका इज अ सेज और पर्सन, फिजिशियन, इन्होंने चरक संहिता लिखी है। एंड ये एक बुक है जो कि मेडिसिन के ऊपर लिखी गई है। एंड इसमें इन्होंने बताया कि बोन्स कितनी थी, इन्होंने बोन्स में काउंटिंग भी की है, टीथ और जॉइंट्स एंड कार्टिलेज की भी। एंड सो दिस इज द चैप्टर। होप यू लाइक द चैप्टर, and if you like the content, so do please share, subscribe and like the channel. Thank you so much. We will continue the chapter for the next time. Thank you so much.